नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आज मैं मौजूद हूं वृंदावन में। तमाम मेरे साथ चर्चा करने के लिए लोग, भीड़ और उसके साथ नेता भी मौजूद हूं, लेकिन चर्चा जो है वो दिल्ली से लेकर यहां उत्तर प्रदेश तक या उत्तर प्रदेश से कहें दिल्ली तक वही खास है। जी हां, आज हम महिला पे अत्याचार और उसके मुद्दे को लेकर आपके बीच में एक बार फिर मौजूद हैं। बात हम सबसे पहले करेंगे दक्षिण दिल्ली की, जहां पर एक रेप पीड़ित की मां को ही गोली मार दी गई। सबसे पहले उस पर रुख करेंगे, उसके बाद फिर जी हां, बेटियों पर अत्याचार की घटनाएं देश भर में बढ़ती जा रही है। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां साउथ दिल्ली के जाकिर नगर में बेटी के रेप का केस करने पर उसकी मां को गोली मार दी। इस इलाके के एक बिल्डर पर अगस्त में 9वीं में पढ़ने वाली एक लड़की का रेप पर उसके वीडियो बनाने का आरोप लगा था। इसके बाद बिल्डर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर लड़की का फिर रेप किया। वीडियो बनाकर पीड़ित को लगातार ब्लैकमेल किया जाने लगा। 11 दिसंबर को पीड़ित की मां ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज आरोपी ने पीड़ित की मां को गोली मार दी। यह घटना दक्षिण दिल्ली के जाकिर नगर की। आइए परिजनों का क्या कहना है, इस पे नजर डालते हैं। खबर नहीं, हम ड्यूटी पे थे। 5 साढ़े 5 में हम ड्यूटी निकल जाते हैं। 9 बजे के बाद हमको जो टाइम देख नहीं पाए, 9:30 हो रहा था या 9:15 हो रहा था। इसी बीच में हमको कॉल गया, हम वहाँ से सीधे यहाँ हॉस्पिटल आए हैं। ये हम अब तक देख भी नहीं पाए हैं कि जो कहाँ गोली लगी है नहीं लगी है। पीठ के हिस्से में सुन रहे हैं लगी है, और अब तक गोली भी निकली नहीं है, ऑपरेशन नहीं हुआ। जी हाँ, सिर्फ यही घटना नहीं है, दूसरी घटना पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके की है, जहां पर एक वारदात हुई है। उस पर भी रुख डालते हैं, जहां पर एक लड़की के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। जी हाँ, मंडावली इलाके का मामला, नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया। आरोपी मेट्रो कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार है और लड़की उसके यहाँ अकाउंटेंट का काम करती थी। पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार कर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नाबालिग लड़की फरीदाबाद की रहने वाली है और आरोपी ने उसे 8 दिसंबर को अकाउंट और पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर अपने यहाँ रखा था। अगले ही दिन यानी 9 तारीख को ये घटना हुई। आरोपी ने लड़की को घटना के बारे में किसी से बताने से जान से मारने की धमकी दी थी। आइए देखते हैं कि इस मामले में डीसीपी का क्या कहना है। एक कंप्लेनेंट ने आरोप लगाया अपने एम्प्लॉयर पर, जो कि एक प्रतिष्ठित जयपुर बेस्ड कंपनी है और उनका दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण कर रहे हैं। उसने अपने ऑफिस में ले जाकर के अपने एम्प्लॉई को सेक्सुअल हरासमेंट किया है। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी आनंद तिवारी के पास, जो कि इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। आनंद, ये 2 घटनाएं बेहद चौंकाने वाली दिल्ली की स्थिति को साफ करती हैं। बात सिर्फ यूपी के क्यों की जाए, दिल्ली में कौन सी स्थिति है जिसके बारे में हम कहें कि नहीं भाई राजधानी है और वो फर्क है, वो एक मिसाल बन सकती है, वो एक नजीर बन सकती है, लेकिन स्थितियां ये सामने हैं जो अपने आप स्थिति को बयां कर रही हैं। आनंद जी देखिए, बिल्कुल प्रतीक, ये दोनों खबरें बेहद ही दिल दहला देने वाली हैं और चौंकाने वाली हैं कि किस तरह से महिलाएं दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है, घरों में भी सुरक्षित नहीं है और घरों के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। साउथ ईस्ट दिल्ली के जाकिर नगर की जो घटना है उसमें सुबह पुलिस को एक 100 नंबर पे कॉल मिलती है और महिला खुद थाने में जाके बताती है कि उसे गोली मार दी गई और गोली मारने वाले आरोपी कोई और नहीं, वो हैं जिन्होंने उसकी बेटी के साथ न केवल रेप किया है और गैंगरेप भी किया है। इस पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि रेप का जरूर एक मुकदमा दर्ज हुआ है और उसका जो आरोपी वो फरार चल रहा है, लेकिन गैंगरेप की कोई बात अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन पीड़ित जो महिला है जिसको गोली लगी है, जो एम्स में इस समय भर्ती है, उसका साफ तौर पे आरोप है कि जब पुलिस में शिकायत की गई गैंगरेप की, क्योंकि उनकी बेटी का न केवल रेप किया गया बल्कि गैंगरेप भी किया गया और मोबाइल से वीडियो बनाकर उस लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। जब उस बात की शिकायत लेकर थाने पहुंचे तो थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई और उससे ही खफा होकर जो बदमाश थे, गैंगरेप के जो आरोपी थे, उन्होंने आज सुबह जो विक्टिम है, जो गैंगरेप पीड़िता की जो मां है, उसको गोली मार दी। लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि रेप का जरूर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन गैंगरेप की अब तक कोई बात सामने नहीं आई है। और जो पीड़ित महिला जिन्हें गोली लगी है, उनके ठीक होने का पुलिस इंतजार कर रही है, उनके बयान लिए जाएंगे। जी आनंद, बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मैं एक बार फिर रुक करूंगा, बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे, लेकिन यह दिल्ली की स्थिति है। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 24 घंटे के अंदर एक घटना, उसके बाद एक 2 लड़कियों के साथ दरिंदगी की घटना सामने आती है। और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की बात हमने कल आपसे की थी,
मैं मौजूद था मथुरा में, लेकिन आज मैं वृंदावन में मौजूद, लेकिन घटनाएं अपने आप में चौंकाने वाली। आइए पहले उसकी तरफ रुख करते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में गुरुवार रात हुई एक घटना ने लोगों को दहला कर रख दिया। दरिंदों ने 7 साल की बच्ची के साथ बर्बरता की। राजधानी में हुई इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। पुलिस अभी तक अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। छोटी बच्ची है, उनकी उम्र करीब 7 साल है। ये अपने घर से गई थी करीब 4 बजे के आसपास, और वहाँ पर एक व्यक्ति इन्हें मिलते हैं जो इनको टॉफ़ी दिलाने के बहाने इनको ले जाते हैं और बाद में उनके साथ गलत काम किया है। इसमें मुकदमा लिख लिया गया है। ये वही जगह है जहां पर दरिंदगी की इंतहा हुई। शाम 4:30 बजे के आसपास पहली क्लास की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। एक शख्स उसे चॉकलेट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। दुष्कर्म के बाद वो बच्ची को आशियाना थाने के पास फेंक गया, जहां से 9 बजे किसी ने बच्ची को इस हालत में देखकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मेडिकल के बाद रेप का मुकदमा दर्ज किया। बच्ची अभी भी केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। जिस शख्स ने रेप किया वो उस बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने साथ लेकर आया था और उसके बाद वो उसको उठा कर ले गया और उस बच्ची के साथ रेप किया। यहाँ पर ये दुकान है जहाँ पर उसको टॉफी दिलाने की उसने कोशिश की, पर क्योंकि यहाँ पर भीड़ थी लिहाजा वो आगे बढ़ गया और उसके बाद ही ये पूरा वाकया सामने आया है। राजधानी से दूर मऊ में भी 10वीं की छात्रा के साथ तमंचा दिखाकर रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता और उसके घर वाले न्याय के लिए पुलिस से गुहार लगाने थाने पहुंचे। आरोप ये भी है कि पुलिस ने पीड़िता पर मामले को सुलह कराने का दबाव डाला, जिसके बाद से पीड़ित युवती जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दे रही। मैं घर पे खड़ी थी और भाई बहन सब खड़े थे और वो गाड़ी से आया तो फिर कहा कि तेरे भाई बहन को सबको मार देंगे, तेरे मम्मी पापा को सबको जान सहित मार देंगे। फिर उसके बाद मेरे पास आया, कट्टा लगाया, कट्टा लगाने फिर गाड़ी पे बैठाया, गाड़ी पे बैठा के फिर उसके बाद ताल में ले गए। हमारी लड़की को ले जाकर कट्टा लगाकर ले जाकर ताल में घटना करा हुआ है शाम को 5 बजे। उधर बाराबंकी में भी किशोरी से बलात्कार की कोशिश का मामला सामने आया। लड़की के पास युवक को सजा दिलाने के लिए एक अहम सबूत के रूप में उसका मोबाइल फोन है, जिसे लेकर वो पुलिस अधिकारियों के पास इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। वो लोग कह रहे हैं ना खाली सुलह कर दो, बस यही बोल रहे हैं। पुलिस दबाव बना रही है। हाँ, तो धरना दे रही हैं। हाँ, हम लोग धरना 2 दिन से दे रहे हैं। नाबालिग के साथ रेप के मामले में यूपी देश का सबसे बदनाम राज्य है। 2015 में यूपी में सबसे ज्यादा नाबालिग लड़कियां रेप की शिकार हुई। 2010 से 2015 के बीच राज्य में हुई रेप की वारदातों में 59% लड़कियां नाबालिग थीं। चुनाव आते ही यूपी में राजनीति और अपराध का नया कॉकटेल तैयार होने लगा है। जिन गुंडों ने कानून को ठेंगे पर रखा वो अब चुनावी रंग में रंग चुके हैं। ऐसे में बेटियों की गुहार कौन सुनेगा? जी हां, टॉफी के बहाने ये दरिंदगी। लखनऊ में हमारे सहयोगी उत्कर्ष मौजूद हैं, सीधे रुख करेंगे उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष, मुझे याद है कि कल जब मैं शो कर रहा था तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी भी जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं उन्होंने ये बात कही थी कि दुर्घटना या घटना कहीं भी हो सकती है, और ये बात गलत नहीं है एक तरह से देखा जाए। जो कि दिल्ली में जो कुछ हुआ वो ये बात इस बात का सबूत है, और देश भर में जो हो रहा है महिलाओं की स्थिति के बारे में वो बड़े बेहद चिंतनीय है। लेकिन जब आप लखनऊ में राजधानी में मौजूद हैं और वहां घटना होती है तो ये जब आप ये दावा करते हैं कि नहीं समाज में हमने भय से मुक्त किया है, तब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है आपके सामने कि आखिर आप सरकार, पुलिस, प्रशासन क्या है और क्या कर रहा है। बिल्कुल प्रतीक, आप जिस बात को कह रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है। और आप जहां तक कह रहे हैं कि सवाल खड़ा होता है, सवाल खड़े होने से ज्यादा मुझे लगता है कि ये दावे जो हैं वो हास्यास्पद लगते हैं, क्योंकि ये वही राजधानी है जहां मुख्यमंत्री कार्यालय से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसकी डेड बॉडी के साथ रेप होता है। ये वही राजधानी है जहां कुछ चोर एक घर पर डकैती डालने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं, और जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो उस घर में एक मासूम बच्ची के साथ रेप कर देते हैं। ये वही राजधानी है जहां एक बच्ची को उठाया जाता है प्रतीक, उसके साथ रेप किया जाता है, उसे मरा समझकर छोड़ दिया जाता है, खूब मार मारी जाती है, और जब छोड़ने के लिए जो जगह मिलती है वो भी एक थाने के पीछे का हिस्सा होता है। और उसके बावजूद जब आरोपियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम होती है तो साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ मेरे साथ हैं लगातार,
और उन लोगों से अगर मैं बात करूं, आप बताइए, एक परेशानी आपके साथ भी है, क्या परेशानी है? हमारी सिस्टर 20 को खो गई थी, 20 को हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की, पुलिस थाने गए, हर जगह गए, लेकिन हमारी लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही कि सर हम लोग यही चाहते हैं क्यों नहीं हम लोग की सुनवाई है। आज 4 दिन हो गए, घर पे ना कोई खाना पीना खाता ना कुछ ना। क्या कहा जा रहा है आपसे? हमसे कहा जा रहा है बस यही सब चेक किया जा रहा है हर जगह। 5 दिन में आज क्या 2-3 कैमरे चेक हुए हैं, उसके पहले कोई कुछ नहीं सुनता। सर हमारा कहना है हमारी बहन जल्दी से जल्दी ढूंढनी जाए। कितनी बड़ी वो बच्ची है? 16 साल की। 16 साल की वो लड़की है। कब गायब हुई है बोला आपने? 20 तारीख को, मंगलवार को जी। और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। और जो आपको लगता है जो पुलिस का रवैया है वो मदद है, नहीं है, मिल रही है, नहीं मिल रही? मुझे तो नहीं लगता कोई मदद मिल रही है। इसी इलाके में आज एक और बहुत बड़ी घटना हुई है। वो तो मैंने सुना है। आपको लगता है कि ये जो इलाके हैं या ये जो राजधानी है और जिसे राजधानी पुलिस कहा जाता है, ये क्या सुरक्षित है खासकर लड़कियों के लिए? मुझे तो नहीं लगता कोई सुरक्षित है यहाँ पे। यहाँ कोई कार्रवाई होती नहीं है कि कोई भी हो, या कहीं चोरी हो जाती, कहीं कुछ हो जाता, कोई सुनवाई नहीं करता है। इसी तरह होता रहेगा तो क्या होगा फिर आगे चल के? बिल्कुल, देखिए प्रतीक, सवाल यही उठता है, सवाल ये उठता है कि एक और परिवार यहाँ आया हुआ है थाने पर एक शिकायत लेके। शिकायत उसी विषय से जुड़ी है जिस विषय को आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, हम सब कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी ज्यादा है, महिलाओं कितनी सुरक्षित है। एक बच्ची गायब है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है, पिछले 2-3 दिनों से उसका कोई पता नहीं चल पाया है। आप उनकी माँ हैं जिन बच्ची गायब हुई है, ये बताइए कि पुलिस क्या मदद मिल रहा है? कुछ नहीं हुआ, चौथा पतिवा दिन है, साहब कोई सूचना नहीं मिली है। हम बहुत परेशान हैं। पुलिस सिर्फ दिलासा दे रही है, यहाँ तो कहीं घर जाओ साहब, हम कैसे सोएंगे? ठीक है, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। देखिए ये वो परिवार है प्रतीक जिनके यहाँ से एक बच्ची गुम हुई है। एक और मामला इसी थाने में है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि एक बच्ची का रेप हो गया जाता है। तो ऐसे में सवाल साफ तौर पर उठते हैं, और क्यों ना उठे जब ये राजधानी है, सबसे बड़ा सूबा है। बेहद शर्मनाक उत्कर्ष, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे बात दिल्ली की हो जिस तरह से घटना हुई, और चाहे बात लखनऊ की हो। सवाल इस बात का नहीं है कि चुनाव है इसलिए यह मुद्दा उठाया गया। सवाल इस बात का है कि ये लगातार उठाया गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी रही। मुद्दे को लेकर फुटपाथ पर चर्चा के लिए हम तैयार हैं, सारे नेता लोग हमारे साथ तैयार हैं। आप पूछेंगे मुझसे कि नेता कितने लोग हैं, जनता कितनी है, तो मैं कहूंगा नेता ज्यादा हैं, चुनाव का वक्त है इसलिए नेता ज्यादा हैं, जनता कम है। लेकिन आपको इसमें से छांटना होगा कि कौन नेता है, कौन जनता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं तारुफ कराऊंगा जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बहस वही रहेगी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल क्यों नहीं उठता, लेकिन बात मुझे मालूम है जब उठती है तो कहां तक जाती है तो मुझे भी नहीं मालूम। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं वृंदावन में, आपको तारुफ कराने के लिए यहाँ पे मौजूद हूं। नेता ज्यादा है, मैंने कहा था चुनाव का वक्त है, लिहाजा पता नहीं होता है कहाँ पे कितने लोग मिल जाएं। नेता की बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं तारुफ कराऊंगा और उसके बाद बहस शुरू करूंगा। जी, सबसे पहले मैं बता दूं हमारे साथ सिद्धार्थ लोधी जी मौजूद हैं, जिला महामंत्री हैं बीजेपी से। कल्पना गर्ग जी हमारे साथ आई हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं बीजेपी के टिकट से, मांग रही हैं, लिहाजा हमारे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नारायण यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, नगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोहन सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश द्विवेदी जी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिनकी पार्टी ने प्रत्याशी सबसे पहले ही घोषणा कर दी। कितनी देर पहले कर दी थी सर? 1 साल हो गई सर। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। तो तैयारी 1 साल से जुटे हैं आप? सर तैयारी तो मैं सर लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, उसके बाद से तैयारी है। क्या बात है। तो ये 1 साल से प्रत्याशी हैं यहाँ पे, बहरहाल अभी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। योगेश द्विवेदी जी प्रत्याशी हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा बीएसपी से, और हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया शुक्ला जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया जी। हमारे साथ राजेश पंडित जी बीजेपी के मौजूद हैं। वाह वाह राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बगल में मेरे खड़े हैं। और हमारे साथ नूतन पारक जी कांग्रेस के। और भैया कोई रह गया है? सुनील खड़ा हुआ, बड़ा आनंद आएगा। अरे मौका है, इसी में अपना भी नाम जुड़वा लीजिए, सबका तो नाम जोड़ ही दिया। और हमारे साथ जी मुझे मालूम है हमारे साथ इस वक्त पंडा महासभा से भी हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष जी, नगर अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है चतुर्वेदी जी आपका भी। मुद्दा बेहद गंभीर है,
जी हाँ, मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां पे उत्कर्ष ने बात रोकी थी, खत्म नहीं की थी, रोकी थी। उसने कहा था कि ये लोग थाने में मौजूद हैं, वहां गए, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई या उस पर तवज्जो नहीं दी गई। उन आंसुओं को मैंने सुना। सबसे पहले, क्योंकि रूलिंग पार्टी से मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं, जवाब यह है कि थाने में सुनवाई नहीं होती। बात आप कह सकते हैं कि दिल्ली में क्या सुनवाई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर यह स्थिति है कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई या टरका दिया गया और कानून व्यवस्था के नाम पर सवाल लगातार बना रहता है। कल भी पूछा था, मैं आज आपसे जानना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो घटना दिल्ली में हो रही हो, चाहे वो घटना उत्तर प्रदेश में हो रही है, वो बेहद दुखित है और बहुत निंदनीय है। सवाल मेरा ये है कि आप दिल्ली की बात करते हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। मैं आपसे केंद्र के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस समय गोपाल माल्या जी की जो घटना हुई थी, केंद्र से उससे 2000 करोड़ का एक पैकेज किया गया था, वो पैकेज आज तक रिलीव नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के बलात्कार की बात करते हैं, दिल्ली की बलात्कार की बात करते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी महिला, हमारी ही नहीं सबकी सम्मानी है, हम महिलाओं का बेहद सम्मान करते हैं। बात आई थाने की, थाने में जितनी भी पहले जो भी शासित जो भी सरकारें रही हों, वो लोगों की रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थी, लेकिन हमारे यहाँ जो भी पहुंच जाता है उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है, उस पर कार्रवाई होती है। नहीं, मैनपुरी में किसनी की बात आई हो, वहां पर झगड़ा हुआ, झगड़े में लखनऊ में बलात्कार की आज की घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां के एसएचओ को निलंबित किया, वहां के डीएम एसपी को लॉ एंड ऑर्डर सही करने के लिए उनको हिदायत दी और पब्लिक से भी कहा। सवाल इसका नहीं आता है कि चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, मैं ये कहता हूं क्या मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की नहीं है? मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी में और जगह भी सरकार बीजेपी की है, क्या वहां पे घटना नहीं होती है? क्या उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में ही ये लोग कहते हैं? नहीं, ये भी एक षड्यंत्र की बात है, क्योंकि चुनावी मुद्दा आ गया है, पार्टी के लोग मिलके इसको मुद्दा बनाने का कार्य करते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं बिल्कुल आ रहा हूं, बसपा से मैं जरूर पूछूंगा, इन्होंने इशारा किया है आपकी तरफ भी। जी सिद्धार्थ जी। मेरा कहना यह है भाई साहब कि मथुरा जनपद ने तो समाजवादी पार्टी के गुंडों से यहाँ पर 2-4 हुए हैं। हमारे यहाँ एक कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश के 2 जवान शहीद हो गए उस कांड में। जवाहर बाग कांड इतना बड़ा जघन्य कांड इस मथुरा जनपद में इस समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा किया गया। आप भी बार-बार क्यों कहते हैं समाजवादी गुंडों? समाजवादी पार्टी के गुंडों का मैं इसलिए कह रहा हूं कि तथ्य हैं लोगों के पास। इसमें समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री उनको प्रश्रय देने में उनके साथ थे, उनको शामिल थे और उनको प्रश्रय दिया। एक बात बताइए, सरकारी जमीन पर कब्जा हो जाता है और प्रशासन 1 साल से उस जमीन को खाली नहीं करा पा रहा है। किसने पंगु कर दिया प्रशासन को? क्यों नहीं, क्या कहते हैं, जमीन खाली हुई? और जब 250-300 लोगों को मरवा दिया और 2 जवान शहीद करा दिए, उसके बाद ये प्रशासन चेता। हाई कोर्ट के आदेश पर वो जमीन खाली हुई, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पूरा प्रश्रय दिया उनको। जी, महिलाओं पे अभी इन्होंने कहा कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर जो है बाकी शहरों पर बातें नहीं की जाती या बाकी प्रदेश पर बात नहीं की जाती। आप ये देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का जिस प्रकार शोषण हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ दरिंदगी हो रही है, ये सरकार पंगु बन चुकी है, ये गूंगी बहरी सरकार है। कहीं चाहे वो बुलंदशहर का किस्सा हो, आप कल्पना जी दिल्ली में नहीं देखती हैं क्या? नहीं, दिल्ली में देखते हैं, लेकिन डायरेक्ट उन्हीं के अंडर में आ रही है। जस्ट मिनट, दिल्ली में जो घटना हुई है वो ऑफिस के अंदर हुई है और जो उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम हो रहे हैं ये सब सड़कों के ऊपर हो रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ की सरकार बिल्कुल निष्क्रिय बैठी हुई है और कोई भी इस तरीके के क्या कारण है? आपको क्या लगता है क्या कारण है? क्योंकि वो खुद गुंडागर्दी के कामों में लगे हुए हैं। यहाँ पर खुद गुंडागर्दी है उनके। आप एक मिनट, आप मेरा स्टेटमेंट सुनिए। वहाँ की जो मुलायम सरकार है वो ये कहते हैं कि इस तरह की छोटी मोटी गलतियां तो लोगों से हो जाती हैं। जब वहाँ के
जो इनके भीष्म पितामह कहे जाते हैं, उनके महिलाओं के बारे में इतने उच्च विचार है, तो आप समझ सकते हैं इनका क्या। जी 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 मैं आऊंगा भी कहूंगा। बसपा कांग्रेस का भी रिएक्शन है। जनता चुप क्यों बैठी है भाई इतना? नहीं मैं आपको बता दूं, इसका जीता जागता उदाहरण है महिलाओं के साथ जो शोषण हुआ। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान को माफी मांगनी पड़ी। जनता भी रिएक्ट करेगी, बोलेगी चुप बैठी है, बहुत ध्यान से मेरी तरफ देख रही है कि कब आएंगे ये। मैं आता हूं आपके पास वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौटूंगा। और आज बात वृंदावन के फुटपाथ पर हो रही है। जहां आपका एक बार फिर स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूं वृंदावन में। बातचीत कर रहे थे देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर, खासतौर से बलात्कार की घटनाएं जो हुई उस पर बात, चाहे दिल्ली की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की, चाहे लखनऊ की। स्थिति लगभग महिलाओं के बारे में बात की जाए तो वही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी लगातार मौजूद थे जो कि अपडेट दे रहे थे। हमारे साथ वृंदावन में यहाँ पे तमाम नेता जो स्थानीय भी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी मौजूद हैं और अपनी बात को व्यक्त करें। ब्रेक पे जब गए उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पे जिलाध्यक्ष उन्होंने ये बात कही कि सवाल ये उठता है जब आप यूपी की बात करते हैं तो देश के बाकी जगहों के डाटा क्यों नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं बात करते हैं? आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की इसलिए बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ बसपा के यहाँ से प्रत्याशी मौजूद हैं योगेश द्विवेदी जी। योगेश जी, आप कह रहे थे कुछ? सबसे पहले तो सर वृंदावन की धरती पर आपका स्वागत जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई नारायण जी ने और सिद्धार्थ जी ने अभी बात अपनी रखी है। हाँ। समाजवादी पार्टी के सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो मथुरा का कोसी दंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर हम बात करें लॉ एंड ऑर्डर की तो मथुरा का जवाहरबाग कांड। कल मुख्यमंत्री के द्वारा जो 100 नंबर की जीपें लागू की गई, उसी के द्वारा मथुरा में व्यापारी से 4 लाख रुपए लूट लिए जाते हैं और पुलिस के द्वारा ही समझौता करा के 2 लाख दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए वापस लिए जाते हैं। ये मीडिया की रिपोर्ट है, अखबार में अमर उजाला के फ्रंट पेज पे। नंबर 1। नंबर 2, मैनपुरी की जो घटना हुई है, हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से निंदा करते हैं, लेकिन सर समाजवादी पार्टी की सरकार के साथ इस उत्तर प्रदेश से अगर प्रधानमंत्री भी आते हैं, इस उत्तर प्रदेश से गृह मंत्री भी आते हैं, तो कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा जिम्मा मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री, उनका भी बनता है। वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है, कोई कानून व्यवस्था में ढिलाई नहीं, चुस्त होती है, दुरुस्त होती है। सपा ने कहा कि आपकी तरफ भी इशारा किया कि पहले कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। अगर हमारे टाइम पर कानून व्यवस्था बिगड़ी होती तो आज जनमानस के अंदर में ये बात है कि बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में अगर सबसे पहली गिनती किसी की होती है तो वो लॉ एंड ऑर्डर की होती है। उनके सामने कानून व्यवस्था के लिए कोई समझौता कर नहीं सकता। और समाजवादी पार्टी की सरकार में इनकी 0 सीट आई है लोकसभा में। देखिए सर, 0 सीट तो कभी बीजेपी की भी आई थी सर। अगर 30 साल को सुनिए सर, इनसे पूछना चाहता हूं, अगर 60 साल कांग्रेस देश में रही तो 30 साल ये क्यों नहीं रहे? इसलिए ये भी तो 0 रहे हैं। और सर एक मिनट, अगर विधानसभा में मथुरा में सर, एक मिनट सिद्धार्थ भाई, विधानसभा में अभी इन्होंने कहा लोकसभा में हम 0 हैं। इनसे पूछिए कि विधानसभा के चुनाव में जो आप लड़े थे, आप भी तो 5 सीटों पे 0 हो गए थे। आप भी तो 0 थे। आप कौन से हीरो थे? जी, आप कौन से हीरो थे? लेकिन सवाल महिलाओं के बारे में था। कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं, आप तो चुप नहीं रहेंगे कि चुप रहना चाहते हैं? नहीं, चुप का तो कोई मतलब ही नहीं उठता है, क्योंकि जब मानते हैं कि कानून व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति। देखिए, कानून व्यवस्था चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या पूरे देश की हो, आपने देखा होगा एक उत्तर प्रदेश ही नहीं, अभी हाल ही में घटना हुई है दिल्ली में और आज भी घटना हुई है। तो निश्चित रूप से जब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सुरक्षित नहीं पा रहा हो, वो ये कहता हो कि मेरी कभी भी विपक्षी नेता मेरी हत्या करा सकते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो आप केवल महिलाओं की बात करते हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इनका मध्य प्रदेश का मंत्री खुद रेप कांड में जो और कार्रवाई हुई उसके खिलाफ, और उसको पब्लिक ने इस्तीफा देना पड़ा। तो राजस्थान में भी यही पोजीशन इनके राज्य में हुई। तो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई भी अन्य दल हो, कानून व्यवस्था
बिल्कुल दुरुस्त रहनी चाहिए और खास तौर से महिलाओं। मैं अगर आपसे बात करूं, मैं आप उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश में वृंदावन में मौजूद हैं, इस धरती पे मौजूद है। सवाल इस बात का कि समाजवादी पार्टी के नेता भी यहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदार कौन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? जब सवाल हो रहा है बहुत अच्छा शासन चलाया समाजवादी पार्टी जो है वो इसकी जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। 4.5 साल में सर, 4.5 साल में यहाँ पर लगातार एक के बाद एक इस तरीके के रेप कांड और इस तरह की वहशियत हो रही है। कहीं आप देखें बुलंदशहर में ये किस्सा हो रहा है, कभी आपका मैनपुरी में हो रहा है, कहीं फिरोजाबाद में हो रहा है, कहीं बदायूं में हो रहा है। तो ये एक के बाद एक घटनाएं रिपीट क्यों हो रही है? बुलंदशहर में जो घटना हुई थी उसकी क्लीन चिट आई, ठीक है। अब ये लोग बलगलाने के लिए कह रहे हैं, तो मैं कल्पना गर्ग जी से और इनसे कहना चाहता हूं कि नहीं, सपा अब भी ये बीजेपी का चोला ओढ़े हैं, लेकिन कल तक ये सपा में थे। अगर ये आज बीजेपी की बात कर रहे हैं तो कल तक तुम सपा के साथ में क्यों थे? अगर मेरी राजनीति नहीं सही थी, आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कह रही है कि 2017 में किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं इन सब बीजेपी वाले लोगों को और एक और सब पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी नोटबंदी में लोग पकड़े गए हैं वो बीजेपी के ही क्यों थे? उसका जवाब दीजिए। एक सेकंड आए दिन आप देखिए आदिवासी महिलाएं, ये जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं, इनके खिलाफ में तो आप बलात्कार के मैटरों को ले आते। आदिवासी इलाके मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश आए दिन 10 बलात्कार के केस होते हैं, उनको FIR भी उनकी दर्ज नहीं होती है। मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं। आरोप लगाने का मतलब ये नहीं होता कि मेरा कुर्ता तेरे कुर्ते से सफेद क्यों। जब ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठ रहा है, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो उत्तर प्रदेश शासन की बनती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 15 साल से राज कर रही है। इस उत्तर प्रदेश को जंगल राज उत्तर प्रदेश का बना दिया है। रोज बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, घर की बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो इस देश का युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव को की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस उत्तर प्रदेश की माँ बहन सुरक्षित रहे। एक शख्स कुछ बोलना चाहते हैं, मैं आराम से मैं आ जाऊंगा वहीं से। अभी एक बच्ची अभी जो हॉस्पिटल में गायब हुई है, आज तक कुछ नहीं हुआ उसका। हॉस्पिटल से गायब 3 दिन की बच्ची। वृंदावन RK मिशन हॉस्पिटल है, जहां से एक नवजात जो बच्ची है वो वहां से गायब हुई है। प्रशासन आज तक, पुलिस प्रशासन आज तक उसका पता नहीं लगा पाया। कल सर सवाल महिलाओं की स्थिति पर हम बात करें, मैं छोटी रिएक्शन ले लेता हूँ। जी मैं देखिए, पहले पूर्व में भी बदायूं जैसी घटना हुई थी इस देश में। आप देख सकते हैं इस प्रदेश में मैनपुरी, जो कि जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, जिनका गृह नगर है, वहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं। आप बदायूं में होती है, बुलंदशहर में होती है। इस प्रदेश की नहीं क्या क्लीन चिट क्या क्लीन चिट तो जवाहरबाग में भी मिली, जवाहरबाग में भी क्लीन चिट। शिवपाल यादव इन्वॉल्व है, इसीलिए CBI जांच नहीं करा रहे। और एक बात और बता दूं, एक बात बहुत बड़ी बात बता दूं। अभी सपा के अध्यक्ष महोदय ने ये कहा कि कल्पना जी पहले सपा में थी, इनका गला घोटा गया तभी तो ये भाजपा में आई है। मैं स्वतंत्र राजनीति करने को इनको मिलेगी, तभी तो आपके यहाँ से छोड़ के आएंगे। मैं सपा में कभी नहीं रही, ये सही है कि मेरे पति सपा में थे, मैं कभी सपा में नहीं रही। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि यहाँ पर क्लीन चिट मिली, तो मैं ये बात पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि समाजवादी पार्टी पूरी गुंडागर्दी की पार्टी है। सवाल जो है बार जब ये आता है सवाल, मैं आ रहा हूँ। मैं उत्कर्ष के पास जाना चाहूंगा, जहाँ पे पीड़ित भी मौजूद है, परिवार भी उनके मौजूद है। सवाल इस बात का है उत्कर्ष, बार राजनीति की बहस शुरू हो जाती है और खोखले वादे, तमाम भाषण इलेक्शन के बीच में खो जाते हैं। सच्चाई आपके बगल में बैठी हुई है जो बराबर बात कह रही है। जी उत्कर्ष। बिल्कुल प्रतीक, वहां जो भी दावे किए जा रहे हो, जो भी बातें कही जा रही हो, जो भी आरोप हो, प्रत्यारोप हो, लेकिन एक सच्चाई है जो ठीक मेरे बगल में है, मेरे साथ है। अगर मैं उन्हीं से बात करूं, आप लोग ये बताइए कि जो ये इनके भाई, आप पिताजी हमारे साथ हैं, आप ये बताइए कि साहब कि कब से आपकी बेटी गायब है और थाने पे क्या जवाब दिया जा रहा है? थाने पे यही जवाब दिया, 20 तारीख से स्कूल गई थी, तब से बच्ची गायब है। हमने सूचना दिया था और कोई कार्रवाई नहीं होती। यही दिलासा दिया जाता है कि आपकी बच्ची
मिल जाएगी, ढूंढी जा रही है, कार्रवाई चल रहा है। कैसे होगा, हम कैसे संतुष्ट रहें? 4 दिन से बच्ची हमारी लापता है। पुलिस कह रही है आप घर जाइए बैठिए, घर जाइए बैठिए, तो हम ऐसे ही बैठते रहें। इससे पहले भी हमारी जो है घटना हो चुकी है। 25 दिसंबर 2010 में एक भाई इसी तरह हमारा गायब हो गया था, उसको ले जाके मार के डाल दिया था। आप ये बात कह रहे हैं, लगातार ये बात कहते हैं बड़े बड़े जो लोग सियासतदान हैं, बड़े बड़े जो नेताओं बैठे हैं, वो बोलते हैं कि थानों में सब अच्छा और थानों में सुनवाई पूरी होती है। सच्चाई क्या है आप बताइए? सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि सच्चाई जो है यही है कि हम आते हैं तो हमारी कोई सुनवाई, गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे जो कहते हैं कि बेटियां पढ़ेगी तभी बढ़ेगी, तुम बेटियां जो पढ़ने जाती उसको रास्ते में क्या हो जाता है, स्कूल से कैसे उठा के किडनैप कर लिया जाता है, कहाँ रखा जाता है, पुलिस इसका कोई कार्रवाई नहीं कर पाती, न ढूंढ पाती है। सिर्फ इसी एक कहावत है मुख्यमंत्री जी का कि खाली कि लड़कियां पढ़ेगी और तभी बढ़ेगी। तो लड़कियां कहाँ पढ़ेगी? घर में बैठ के पढ़ेगी। स्कूल कॉलेज कहीं हम भेजें ना उसको पढ़ने के लिए। जो सूचना मिलती है हमको, यहीं से मान लो पुलिस कहती है कि आप कहीं से पता करिए, सूचना करिए, तो हम कहाँ जहाँ जहाँ जाते हैं सीसी कैमरा हमको दिया, उसको 2 सहेलियों का नाम दिया, फुटेज उसमें आया था। तो आपने एक बात कही कि बच्चियाँ घर में रहेंगी तो कैसे होगा? आपको लगता है कि बाहर माहौल इतना खराब है कि बच्चियों को, लड़कियों को बाहर अकेले नहीं भेजा जा सकता? बाहर नहीं भेजा जा सकता है, लेकिन जब तक प्रशासन टाइट रहेगा तो मतलब प्रशासन को टाइट रहना चाहिए ना। जब प्रशासन टाइट रहेगा तो लड़कियां तो भाई पढ़ेगी लिखेगी, सब कहीं मतलब रहेगी, तभी तो पढ़े लिखेगी बढ़ेगी। भेजने से हमको डर लगता है, बच्चों को कैसे हम बाहर भेजेंगे ये बताइए? बच्चों को कोई जिम्मेदारी है? बड़ी बात है जो बात संवेदनशील तरीके से कही गई। बिल्कुल बेटियां, जी बिल्कुल मैं पूछना चाहूंगा, बिल्कुल पूछूंगा उत्कर्ष, मैं आपके पास आना भी चाहूंगा, लौट के भी आना चाहूंगा। जो बड़ी संवेदनशीलता के साथ बात कही गई और बड़े जज्बे के साथ बात कही गई कि नारा आपने दिया था कि बेटियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगे, तो सवाल इस बात का फिर आखिर क्या हुआ? बेटियां क्या घर में पढ़ेंगी? सवाल ये पूछा गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे ये बहस यहीं फुटपाथ पर जारी रहेगी। एक बार आपका फिर से स्वागत है वृंदावन में। यहाँ पे फुटपाथ पे बहस का सिलसिला जोड़ते हुए ये बात बहुत आसान है, जी हाँ बिल्कुल ये कहना आसान है, ये उत्तर प्रदेश में मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की बात बहुत आसानी से उठाई जा सकती है, लखनऊ की तरफ इशारा किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बीजेपी की तरफ पूछूं तो सवाल आप पर भी है सिद्धार्थ भाई, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि दिल्ली में आप, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप काम नहीं करने देते हैं और आप सीधे डायरेक्ट वहां पे इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहां पे घटनाएं हो रही हैं। और आप याद करिए कितना बड़ा आंदोलन आपने खड़ा किया। तो अरविंद केजरीवाल जब ये बात कहते हैं तो क्या गलत कहते हैं? अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं उनको तो मुद्दा क्रिएट करने की आदत है। उनको मैं नॉन सीरियस पॉलिटिकल पर्सन मानता हूँ, मैं सीरियस मानता भी नहीं हूँ। आपको नीतियों का विरोध करना चाहिए बजाय कुछ भी अनर्गल बोलने से। नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके लिए जो अच्छे से अच्छा काम कर सकती है वो कर रही है। ये घटना का जो आपने अभी जो जिक्र किया, ये घटना कोई सड़क पे घटना नहीं हुई है, ये घटना ऑफिस में घटना हुई है। और जो घटना ऑफिस में हुई है प्लान्ड होके हुई है, प्लान्ड करके की गई है, तो और शातिर आदमी है। मेरी बात सुनिए आप, ऐसी घटनाएं ऐसी घटना ऑफिस की घटना इनके हिसाब से घटना नहीं है सर। उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ऐसी घटनाएं जो होती हैं वो मानसिक विकृति की वजह से होती हैं, किसी आदमी ने। दिल्ली में जब 2000 करोड़ का फंड बना गया, निर्भया हत्याकांड के, निर्भया बलात्कार कांड के बाद में 2000 करोड़ का जो फंड दिल्ली के अंदर बना गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक उसको कोई भी यूटिलाइज नहीं किया है। उसको वो फंड का पैसा ऐसे के तैसे गड्ढे में पड़ा हुआ है पैसा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिसकी एक डिबेट है, आप इस पे भी क्वेश्चन करिए कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, तो इनकी जो है जिम्मेदारी नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कौन लॉ एंड ऑर्डर पे फेल हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लॉ एंड ऑर्डर पे फेल है। एक मिनट सर, मथुरा के अंदर में कल लॉ एंड ऑर्डर पे फेल थी, पत्थर लगाने के अलावा, हाथी लगाने के अलावा और अपने प्रत्याशियों से 2-2 करोड़ रुपए लेने के अलावा तीसरा काम मायावती ने नहीं किया। और एक मिनट का समय और लूंगा आपका। जैसे ही मायावती जी सरकार में आती हैं, सबसे पहले तो अपनी भाईचारा समितियां भंग कर देती हैं। दूसरा विषय महिलाओं पर अगर आज की तारीख में पूरे देश के नेताओं में कोई बोल रहा है तो बहन कुमारी मायावती जी बोल रही है, कोई नहीं बोल रहा है। पूरे देश के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी को चैलेंज कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र रहा है।
और जब अपने ऊपर इनके ऊपर आरोप आते हैं तो उसका जवाब नहीं देते। अभी मेरे भाई सिद्धार्थ लोधी जी ने एक बात कह दी कि वो कमरे के अंदर हुआ है। अभी 4 दिन पहले चलती हुई कार में निर्भया कांड की तरह घटना हुई है दिल्ली के अंदर, चाहे वो बंद कमरे में घटना हुई या सड़क पर हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने तो 1090 शुरू किया, आपके इस 1090 पे तो एक चौराहा भी रख दिया गया, लेकिन स्थिति क्या है? आप पे भी सीधा सवाल बनता है। सीधा सवाल मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हाँ। महिलाओं की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, बसपा करती है। आप पे बार-बार आरोप लगाती है, इन्होंने बार-बार आरोप लगाया आपके ऊपर। समाजवादी पार्टी के युवा मुख्यमंत्री ने जो महिलाओं का और जो कन्याओं का सम्मान किया है, वो किसी पार्टी ने नहीं किया है। पढ़ो बेटियां, पढ़ो बेटियां, पढ़ो बेटियां, पढ़ो। समाजवादी पार्टी के शासन में लैपटॉप देने का काम, साइकिल देने का काम, लैपटॉप देने का काम, स्मार्टफोन देने का काम। समाजवादी पार्टी के शासन में जो है बैंक में लगे हुए लाइनों में लोग खड़े हैं। पूछना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने महिलाओं और बेटियों को क्या सम्मान दिया? आज भी